तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज से हम अपना पहला वीडियो जो है क्लास 12 का अपलोड कर रहे हैं और एक सीक्वेंस में जो है हर चैप्टर के प्रत्येक वीडियो, हर टॉपिक का वीडियो आपको मिलता रहेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और बाकी इसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी ऑफलाइन भी क्लासें चलती हैं, साइंस क्लासेज नंदौर में, ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कहीं अलग से भी हैं तो आप जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं कूलाम बल। तो सिंपल सी बात ये होती है कि कूलाम बल क्या होता है। कभी कभी ये होता है कि कूलाम का नियम आप समझ लेते हो। कूलाम का नियम क्या होता है कि कूलाम ने लॉ दे दिया, ये प्रोपोर्शनल, जैसे दे दिया भैया ये बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आप ये कहते हो कि ये कूलाम का नियम है, ये कूलाम का बल भी है। सिंपल सी बात ये होती है कि हाँ है, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करना कि एक्चुअल में कूलाम बल क्या है तो आप यही कहोगे कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। नहीं, ये नहीं कहोगे। देखो कूलाम बल क्या होता है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, फिर आप लोग समझते जाइएगा। दो स्थिर, पहले सुन लो, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कूलाम बल कहते हैं। यानी किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। अब देखो किन्हीं दो स्थिर आवेश, यहाँ पे स्थिर आवेश की बात हो रही है, तो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो आवेशों के मध्य जो बल लगता है बाबू वो दो तरह के बल होते हैं। एक तो आपका जो है आकर्षण का होता है, एक प्रतिकर्षण का होता है। यदि आपका आवेश, जैसे आवेश आपका प्लस प्लस का है तो इसमें प्रतिकर्षण का बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का। अगर आपका आवेश माइनस माइनस का है तो कौन सा बल लगेगा? तब भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। लेकिन अगर प्लस माइनस है तो उस कंडीशन में आकर्षण का बल लगेगा। प्यारे बच्चों समझ रहे हो मेरी बात? तो कंडीशंस ये है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और वह बल चाहे आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम बल कहलाता है। बल आकर्षण लिख दीजिए या फिर प्रतिकर्षण लिख दीजिए, ठीक है। तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को कूलाम बल कहते हैं। कूलाम बल कहते हैं। यानी स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कूलाम बल कहते हैं। तो दो स्थिर आवेश हैं, उनके मध्य अगर बल लग रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कूलाम बल कहेंगे। अब कंडीशंस ये है बाबू कि जो ये कूलाम बल होता है ना, सिंपल सी बात ये होती है कि कूलाम बल जो होता है ना वो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगेगा, ठीक है। तो दो स्थिर आवेशों के मध्य ही लगेगा, वो होगा कूलाम बल। अब समझ ये बात ये होती है कि जो कूलाम के नियम्स हैं, कूलाम ने अपना नियम्स क्या दिया है? कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम का जो नियम है वो नियम क्या है ये समझते हैं। कूलाम का नियम, तो आइए देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम यह है कि दो आवेशों, दो बिंदु आवेश कहिए चाहे गोली आवेश कहिए, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती
तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, कूलाम के नियम है। तो जैसे मान लीजिए दो बिंदु आवेश हो गए या गोली आवेश हो गए, कौन से, Q1 और Q2। दो बिंदु आवेश हो गए जैसे Q1 और Q2, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो मान लेते कि माना दो बिंदु आवेश या गोली आवेश, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तब कूलाम के अनुसार यानी यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2। याद रख कीजिए, जो कूलाम थे ना वह न्यूटन से बड़े ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने अपने न्यूटन के जो बल था, जैसे न्यूटन का बल न्यूटन ने क्या दिया था, यह प्रोपोर्शनल m1 m2। याद कीजिए न्यूटन ने क्या दिया, यह प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई r स्क्वायर। यानी याद कीजिए आपको ये ज्ञात होगा कि यह बराबर g m1 m2 बाई r स्क्वायर। पता है तो कमेंट में लिखो हाँ। ठीक है, तो देखो ये न्यूटन का बल है कि न्यूटन ने क्या कहा था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल किसका लगता है, केवल आकर्षण का बल लगाता है। यानी द्रव्यमान की वजह से जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वह केवल आकर्षण की वजह से लगता है, प्रतिकर्षण तो लगता नहीं है। सिंपल सी बात होती है। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी द्रव्यमान के द्वारा जो बल उत्पन्न होता है वह बल किससे उत्पन्न होता है, आकर्षण की वजह से। मतलब वो आकर्षण का बल ही लगता है द्रव्यमानों के बीच में, परंतु आवेशों के मध्य जो बल लगता है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। ठीक है, तो द्रव्यमानों के आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण का होता है। तो पहला नियम उसने दिया यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल द्रव्यमानों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आवेशों के गुणनफल और यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमानों के गुणनफल। तो न्यूटन ने कहा था कि दो द्रव्यमानों के मध्य यानी दो वस्तुओं के, दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो इसने कहा कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और क्या कहा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब इस कंडीशन में अगर हम इन दोनों को मिला दें तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा यह बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब हम बात करेंगे K का कि K क्या है। तो लिखते हैं जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जहाँ K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K का जो मान है वह K का मान मात्रकों पर निर्भर करता है, मात्रकों पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ पे देखिए कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तब कूलाम के अनुसार F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल 1 बाई R स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल दोनों को जब मिलाएंगे तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k। तो k हमने कहा जहाँ अनुक्रमानुपाती नियतांक है और k का मान किस पे निर्भर करता है, मात्रकों पर निर्भर करता है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, 1 2 3 स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब k की निर्भरता की बात करेंगे। ठीक है, मिटाते हैं। अब हम लोग k की निर्भरता की बात करेंगे। ठीक है, चलो भैया k की बात करें तो अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ k एक समानुपाती नियतांक है, k का मान MKS प्रणाली में, तो k का मान जो MKS प्रणाली से निकालेंगे तो उसके कंडीशन में जो k की वैल्यू होती है वह k की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। k की जो वैल्यू SI प्रणाली में होगी, MKS प्रणाली में होगी, वह 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा, कूलाम स्क्वायर होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में F बराबर क्या होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी F बराबर क्या होगा, 9 × 9 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये एक फार्मूला बन जाएगा। यदि हम इसी कंडीशन में Q1 बराबर 1 रखें और Q2 बराबर भी 1 रखें और R बराबर भी हम लोग 1 मीटर रखते हैं तो F बराबर आपको क्या मिलेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जब आवेश एकांक हो और उनके बीच की दूरी भी एकांक हो तो उस स्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁻9 न्यूटन होता है। यानी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁻9 न्यूटन होता है जब आवेश और उनके बीच की दूरी एकांक हो। यानी यहाँ पे लिखते हैं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁻9 न्यूटन होता है जब आवेशों का परिमाण तथा दूरी एकांक हो। तो यानी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁻9 न्यूटन होता है जब आवेशों का परिमाण तथा दूरी क्या हो, एकांक हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उस कंडीशन में कभी कभी ऐसे पेपर में भी बता देता है कि किस स्थिति में 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल लगता है। तो आप कहेंगे कि जब आवेशों का परिमाण और उनके बीच की दूरी क्या हो, एकांक हो, तो उस स्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁻9 न्यूटन होता है। ये क्या है, MKS प्रणाली में। अगर हम बात करें CGS प्रणाली में, तो अगर हम बात करें CGS में K का मान 1 होता है। ठीक है, CGS में K का मान क्या होता है, 1 होता है। तो CGS प्रणाली में K का मान मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी जी नहीं। तो CGS में K का मान क्या होता है, 1 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बाबू, अब यहाँ पे अब इसके बाद अगर हम जो है K का मान पता करें तो K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, तो ε0 क्या है, ε0 है निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी। तो यहाँ पे जो ε0 है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है और निर्वात की वैद्युतशीलता इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, तो ये जो, ठीक है भैया,
तो एप्सिलॉन नॉट, देखिए ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट याद करना बहुत आसान है। अब सुनो, अगर आपके के की यूनिट पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, तो इसी को पलट दो तो वो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। तो अब के की यूनिट कैसे आएगी, देखिए एफ बराबर क्या है, के की यूनिट कैसे निकालोगे, क्योंकि एफ बराबर होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बराबर के Q1 Q2। तो अगर हम के की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। तो एफ का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आर का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर दूरी है, और क्यू कूलाम यानी ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि इसकी जो यूनिट होगी वह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है, के की। अब इसी को पलट दो तो वह किसकी यूनिट निकल जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकल जाएगी। ठीक है, तो अब बात यही होती है कि चलो भाई ठीक है, क्योंकि अब देखिए सुनिए, या कैसे ये हमने कहा कि जब हम एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके आएंगे तो 1/4 पाई इंटू के हो जाएगा। तो जब हम के की यूनिटियाँ यहाँ निचवा रखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर निचवा आएगा और कूलाम कहाँ चला जाएगा, ऊपर। समझ में आ रही बात। तो ये एप्सिलॉन नॉट की जो है वैल्यू हो गई। यह निर्वात की वैद्युशीलता है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि यह दो आवेशों के बीच बल लगाने वाली कड़ी है। ठीक है, मतलब ये इजाज़त देता है कि दो आवेशों के बीच कितना बल लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस होते हैं। अब बात ये हुई कि चलो ठीक है, इसकी बीमा लिखते हैं। तो अगर बात किया जाए कि हम लोग पहले के की बीमा लिखेंगे, किसकी बीमा, के की बीमा। तो के बराबर क्या होगा, के बराबर क्या होगा, अगर फार्मूला आपको याद है, जैसे एफ बराबर होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे के बराबर क्या होगा, तो के बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। तो अब यहाँ पे हो जाएगा के की जो बीमा होगी, तो एफ की बीमा हो जाएगी, बल की बीमा mL t पर -2। ठीक है, और आर माने दूरी L पर 2, Q यानी ये हो जाएगा AT दोनों का होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये होती है, जब आप ऊपर लेकर के जाओगे तो mL पर 2 1 3, T पर 2 और यह 2 ऊपर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा 4, A पर हो जाएगा -2। यह किसकी बीमा हो गई, के की बीमा हो गई। अब एप्सिलॉन नॉट की अगर बीमा निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है वो क्या है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आपका AT का स्क्वायर, तो स्क्वायर है दोनों पे लगेंगे, और यहाँ आपको मिल जाएगा क्या, न्यूटन यानी mL पर 2, सॉरी mL t पर -2, और वो आपका हो जाएगा L पर 2। तो जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे बाबू, तो ये आपकी बीमा निकल करके आ जाएगी m पर -1, L पर -3, T पर +4, A पर आपका -2। तो देखो प्यारे बच्चों, अब जब भी हम आप इसकी बीमा निकालेंगे, यानी एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालेंगे, तो इसी को पलट देंगे, यानी के की बीमा को पलट देंगे। तो m को जब पलटेंगे तो m पे -1, L को +3 है, पलटेंगे -3, T पर -4 है, पलटोगे तो +4, A पर -2 है तो पलटोगे +2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई किसकी बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ठीक है, ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग कल मिलते हैं। के की निर्भरता, यानी के की निर्भरता की बात करेंगे। आपेक्षिक वैद्युतशीलता पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, और भी इसके आगे 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर भाई देखिए हमारे चैनल को आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट भी करना ना भूलें। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप सभी ग्रुपों में इसे शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल नई दुनिया में।